आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत है। यूपी टेट में हम सेकेंड पेपर में सामाजिक अध्ययन में आज पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। गुप्ता तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम, ये बहुत बड़ा नहीं छोटा है, लेकिन इससे बहुत से क्रिस्टल क्लियर सवाल पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा नहीं है, वो आप थोड़ा सा ध्यान दोगे तो इसमें 8-10 क्वेश्चंस यहाँ से जनरली पूछे जाते हैं। तो इसको एक कहानी के नैरेटिव के फॉर्म में आप यहाँ पे पढ़ेंगे तो आपको वो याद भी हो जाएगा। परीक्षा के दिन भले न पढ़ के जाओ, लेकिन जब सामने क्वेश्चन पेपर आएगा तो आप सवाल सही करके आओगे। तो पढ़ते हैं पुष्यभूति डायनेस्टी के बारे में। तो इतिहास में वर्धन वंश के नाम से जाना जाता है पुष्यभूति डायनेस्टी। गुप्त साम्राज्य के अंत होने के बाद एक राजनीतिक अस्थिरता पैदा हो गई थी, खासकर उत्तर भारत में। तो उस शून्यता को भरने का काम इस डायनेस्टी ने किया और एक महत्वपूर्ण वंश या साम्राज्य स्थापित किया और उस गैप को भरा जो कि गुप्त वंश के समाप्त होने के बाद पैदा हो गया था। तो इसे वर्धन वंश के भी नाम से इसे जानते हैं और इसे पुष्यभूति डायनेस्टी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब इसके थोड़े से प्रारंभिक इतिहास के बारे में हम जान लेते हैं। इस वंश की स्थापना छठी शताब्दी में हुई थी, मतलब 500 ईस्वी से लेके 600 ईस्वी के बीच में। और चूंकि जैसा नाम है पुष्यभूति, तो इसी नाम के एक राजा ने की थी। यहाँ राजा लिखा हुआ, हालांकि ये मूल रूप से गुप्तों के सामंत थे। जब गुप्त कमजोर हुए तो इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। तो ये पुष्यभूति नाम के राजा ने की थी और इन्होंने अपनी राजधानी स्थापित की थी थानेश्वर, जो कि आज की तिथि में हरियाणा राज्य में पड़ता है, कुरुक्षेत्र के आसपास थानेश्वर। तो पहली इनकी राजधानी थानेश्वर थी। 2 राजधानियां हुई हैं। ये पूछता है कि प्रथम राजधानी कहाँ थी और बाद की जो सबसे महत्वपूर्ण राजधानी है वो कहाँ थी, वो हम आगे देखते हैं। तो पहली राजधानी इनकी थी थानेश्वर, जो हरियाणा में पड़ती है। वास्तव में जो यही था कि ये गुप्त राजाओं के सामंत थे और जब गुप्त राजा कमजोर हुए तो इन्होंने अपने को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अब इसके प्रमुख शासक कौन रहे हैं? सबसे प्रमुख इसके शासन रहे हैं प्रभाकर वर्धन, और इन्हीं को सबसे प्रभावशाली और स्वतंत्र राजा माना जाता है। तो संभवतः इन्होंने ही अपने को स्वतंत्र किया होगा। इन्हें प्रभावशाली और स्वतंत्र राजा माना जाता है और इन्होंने परम भट्टारक और महाराजाधिराज जैसी उपाधियां धारण की। राजा जब अपने को बहुत बड़ा और शक्तिशाली घोषित कर लेता है तो महाराजाधिराज जैसे कि चंद्रगुप्त प्रथम ने वो पदवी धारण किया था। अब इनके बारे में देखते हैं। प्रभाकर वर्धन एक तो पहला प्रभावशाली और स्वतंत्र राजा हुए, दूसरे इन्होंने ये पदवी धारण करी, तीसरा इन्होंने हुण को बुरी तरह पराजित किया। वो हुण जो गुप्त वंश के पतन का एक बड़ा कारण था, इन्होंने प्रभाकर वर्धन ने उन्हें पराजित किया। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र थे, राज्यवर्धन और हर्षवर्धन, और एक पुत्री थी राजश्री। और पूरा वर्धन वंश इन्हीं तीनों के आसपास घूमता है। तो देखते हैं, इसकी जो इनकी बहन थी राजश्री, इसकी शादी हुई थी कन्नौज का मौखरी शासक था ग्रह बर्मन। कौन था? ग्रह बर्मन से इसकी शादी हुई थी और ये कहाँ का शासक था? कन्नौज के मौखरी वंश का शासक था ग्रह बर्मन। प्रभाकर वर्धन के मृत्यु के बाद राजवर्धन गद्दी पे बैठा, मतलब हर्ष का बड़ा भाई गद्दी पे बैठा। इस बीच में डेवलपमेंट क्या हुआ? मालवा का एक शासक था देवगुप्त, और चूंकि थानेश्वर उस समय अपने को एक बड़ा राज्य बनाने में सफल हो गया था और शक्तिशाली हो गया था, तो मालवा का शासक और उधर बंगाल का गौड़ शासक था शशांक, इन दोनों ने गठजोड़ कर लिया था। उनके डर से, कोई भी बड़ा जब प्रभावशाली हो जाता है तो उसके दुश्मन अपने आप पैदा हो जाते हैं।
तो इसने क्या काम किया, मालवा के शासक देवगुप्त ने इसने कन्नौज पे आक्रमण करके ग्रहवर्मन की हत्या कर दी और राजश्री को कैद कर लिया। तो ये उस समय एपिसोड हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने कन्नौज पे आक्रमण करके ग्रहवर्मन की हत्या करी और राजश्री को कैद कर लिया। जब ये बात इसके भाई थानेश्वर में राज्यवर्धन के पास पहुंची तो उसने मालवा पे चढ़ाई कर दी और देवगुप्त की हत्या कर दी। इसी दौरान उसे राशि नहीं मिली। जब वो वापस की तरफ लौट रहा था तो शशांक ने रास्ते में उसे धोखे से उसे मौत के घाट उतार दिया राज्यवर्धन को। अब हर्षवर्धन 606 में थानेश्वर का राजा बना और उसकी उम्र उस समय थी 16 साल। 16 वर्ष की उम्र थी इसकी और इसको थानेश्वर का राजा बना। इसको एक पदवी भी दी जाती है शिलादित्य। हालांकि ये पदवी जो इसके समय में एक चाइनीज यात्री आया था वेन शांग, उसने अपनी किताबों में से शिलादित्य के नाम से पुकारा है। तो शिलादित्य किसकी टाइटल भी दी जाती है और ये बार बार यहाँ से सवाल एक पूछता है कि शिलादित्य किसकी टाइटल थी। तो ये आप याद रखिए, ये हर्ष की टाइटल थी। हर्ष अपने वंश का सबसे प्रतापी राजा सिद्ध हुआ। सबसे पहले राजा बनने के बाद इसने अपनी बहन को विंध्य के पर्वतों से रेस्क्यू किया। बताते हैं कि सती होने जा रही थी जंगल में, तो वहाँ से ये अपने बहन को रेस्क्यू किया और कन्नौज पे चढ़ाई की और उसके बाद वहाँ से कन्नौज से शशांक बंगाल भाग गया। हर्ष ने उसके बाद कन्नौज पे 2 बार अटैक किया। असम का शासक उसमें भास्कर वर्धन था, तो हर्ष ने भास्कर वर्धन के साथ गठबंधन करके बंगाल पे 2 बार अटैक किया, लेकिन दोनों बार शशांक अपने को बचाने में सफल रहा। हालांकि 637 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई शशांक की। तो फिर ये राइवलरी खत्म हुई। हर्ष ने लगभग 31 नहीं बल्कि 41 वर्षों तक शासन किया और उत्तर भारत के अधिकांश भागों पर इसका नियंत्रण था। पश्चिम में देखें तो पंजाब से लगा के पूरब में बंगाल और उड़ीसा तक इसका राज्य फैला हुआ था और नीचे साउथ में जो इसकी बाउंड्री थी वो नर्मदा तट पे इसकी राज्य की बाउंड्री लगती थी। दक्षिण सीमा इसकी कहाँ थी? कभी एक जगह ये भी सवाल पूछा है कि हर्ष के राज्य की दक्षिणी सीमा कहाँ थी, तो ये नर्मदा नदी थी। इसे सकल उत्तरपथनाथ भी कहते हैं। दोनों को मिला दिया तो सकलोत्तरापथनाथ लिखा हुआ, मतलब सकल उत्तर पथ के स्वामी या सकल उत्तर पथ के नाथ। तो ये भी आपके एग्जामिनेशंस पर्पस से महत्वपूर्ण है कि उत्तर पथ का स्वामी या सकल उत्तर पथ नाथ इसको कहा जाता था। हर्ष ने एक बार दक्षिण में भी बढ़ने की कोशिश करी थी, लेकिन नर्मदा नदी के तट पे इधर चालुक्य का शासक था साउथ में। उस समय चालुक्य शासक था पुलकेशिन द्वितीय, उससे लड़ाई हुई और उस लड़ाई में हर्ष की पराजय हुई। ये साउथ की तरफ नहीं जा पाए। इसका विवरण हमें एक एहोल प्रशस्ति है या एहोल इंस्क्रिप्शन है उसमें मिलता है, जो कि पुलकेशिन द्वितीय के कोर्ट पोएट रविकीर्त ने तैयार किया था। जैसे हम लोग उधर देखते हैं समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति है, पुलकेशिन द्वितीय का एक एहोल प्रशस्ति है। वो उसके कोर्ट पोएट हरिसेन ने बनाया था प्रयाग प्रशस्ति को, ये इसके कोर्ट पोएट रविकीर्ति ने बनाया था। उसमें हर्ष की पराजय का विवरण अंकित है। तो ये है एहोल प्रशस्ति। तो ये आप जानते रहिए, एहोल अभिलेख में ये मिलती है। एक और चीजें हैं, हर 5वें साल हर्षवर्धन प्रयाग में एक महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और 5 सालों में जितने आय इसने संचित की हुई होती है वो सब दान कर देता था। बताते हैं कि अपना निजी वस्त्र भी दान कर देता था, फिर अपनी बहन राजश्री से मांग के वस्त्र पहनता था, ऐसा किंवदंती है, कहा गया है। लेकिन ये हर 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था और अपनी 5 साल की संचित धन निधि को ये दान में दे देता था। इतना दानी व्यक्ति था हर्षवर्धन। इसी समय चीनी यात्री वेन सांग
इसके दरबार में विजिट किया और काफ़ी दिनों तक वो रहा। यहाँ से फिर वो नालंदा विश्वविद्यालय में कुछ साल पढ़ाई भी करी और बाद में तमाम लिटरेचर लेके यहाँ से रवाना हुआ। बाद में उसने एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा है CU की, उसमें हर्ष के बारे में बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है जहाँ से इस साम्राज्य के बारे में हमें चीज़ें पता लगती हैं। तो हर्ष केवल एक विजेता नहीं था, बल्कि वह एक महान साम्राज्य निर्माता और एक उच्च कोटि का लेखक भी था, साहित्यकार था। उसने संस्कृत में 3 नाटक लिखे हैं और वो संस्कृत में नाटक जो लिखे हैं उस ग्रंथ का ग्रंथ बहुत स्तरीय है, ऐसा नहीं कैसे ही लिख दिया है। तो वो 3 नाटक क्या हैं? ये है प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। तो ये आपके एग्जामिनेशन पॉइंट्स ऑफ व्यू से ये तीनों पुस्तकें इम्पोर्टेंट हैं। ये किसने लिखी, हर्ष ने कौन सी पुस्तक नहीं लिखी? तो प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद 3 संस्कृत में ये नाटक हैं। वीन संघ के बारे में हो गई है, 5वें साल महामोक्ष परिषद के बारे में हो गया और एहोल प्रशस्ति के बारे में हो गया। अब देखिए, हर्ष का एक दरबारी कवि था बाणभट्ट और इसने 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखी हैं। एक हर्ष की जीवनी है हर्षचरितम के नाम से और एक लिखी है कादंबरी। तो 2 महत्वपूर्ण पुस्तक हैं। बाणभट्ट इसका कोर्ट पोएट था हर्ष का, और इसने एक हर्ष की जीवनी लिखी है और एक ग्रंथ लिखा है कादंबरी। तो 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, ये भी आप याद रखिए, ये भी आपके इम्पॉर्टेंट है परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से। और हर्ष ने एक और काम किया था, नालंदा विश्वविद्यालय को 100 गांव दान में दिया था कि ताकि उससे जो रेवेन्यू कलेक्ट हो उससे इस विश्वविद्यालय को अपना खर्च चलाने में आसानी हो। कहीं कहीं ये सवाल भी पूछा जाता है। अब वंश का पतन, सम्राट हर्षवर्धन की जब मृत्यु हुई तो इसकी कोई वारिसान नहीं थे, कोई पुत्र नहीं था। तो फिर इसके मरते ही फिर मारकाट मच गई और ये वंश समाप्त हो गया। तो ये रहा हर्ष के बारे में, छोटा है लेकिन इससे कुछ क्रिस्टल क्लियर सवाल पूछे जाते हैं। तो उम्मीद है कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि जो आपके समझ में न आए। तो ये इससे आप एक बार देख लेंगे, इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत लाभदायक होगा।